गुड इवनिंग स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं उसका नाम है बच्चे हाइपर कॉन्जुगेशन। दिख रहा है आपको? इसको हम क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनना। तो इसमें क्या होता है बच्चे, पहले मैं डेफिनेशन रीड करूंगा हाइपर कॉन्जुगेशन की क्या होती है, फिर हम इसको समझेंगे। ठीक है। लास्ट जो मेरा लेक्चर था जिसमें हमने प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन किए, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। उसमें कुछ क्वेश्चन भी मैंने दिए थे, वो भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर्स में। बट आज हम हाइपर कंजुगेशन के रिलेटेड पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर हम इसके करेंगे क्वेश्चन जो डायरेक्ट आते हैं इन पेपर्स में। ओके, चलो पहले मैं आपको डेफिनेशन रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स of double bond with sigma orbital of adjacent sigma single bond। इसका मतलब क्या हुआ? डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकेलाइजेशन, ये वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन, दिस इज पाई बॉन्ड। डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ डबल बॉन्ड, इनके साथ इसकी ओवरलैपिंग थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ डबल बॉन्ड विद सिग्मा बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के साथ एडजेसेंट जो सिंगल बॉन्ड है ये वाला, इसके थ्रू इनकी ओवरलैपिंग। अब मैं आपको समझाता हूं, ये थी डेफिनेशन। अब हम इसको समझते हैं। देखो, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, दिस सिग्मा बॉन्ड, इसकी इस वाले पाई बॉन्ड के साथ, मतलब ये p ऑर्बिटल है, इसके साथ कॉन्जुगेशन किसके थ्रू? इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है बच्चे, समझ आया आपको? अभी भी समझ नहीं आया तो अब समझ आएगा। अब ध्यान देना, अब आपको समझ आने वाला है। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस ये जो है, दैट मींस सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होती है। व्हाट इज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन? क्या होती है सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन? ये जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन, उसको क्या बोलते हैं? सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन मींस इस वाले सिग्मा बॉन्ड की इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन वाया एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये भी सिग्मा बॉन्ड होता है ना। तो अगर आपको इस ऑर्बिटल के थ्रू समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको यहां पे अब अल्कीन के थ्रू समझाता हूं कि अल्कीन के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होती है। तो आज बच्चे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये वाली पिक्चर जो ये दिख रही है, ये मैंने ऐसे बना दी, ठीक है, कि अभी आपको समझ आए। ये देखो ध्यान से, ये वाला पाई बॉन्ड कौन सा है? ये वाला सिग्मा बॉन्ड कौन सा है? ये वाला। बच्चे ये देखो, ये वाला। और ये जो दिख रहे हैं आपको तीन, वो कौन से हैं? ये 1 2 3, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। समझ आ रहा है? तो मींस ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, दिस सिग्मा बॉन्ड, इस सिग्मा बॉन्ड की इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन मींस ये p ऑर्बिटल होते हैं ना, p ऑर्बिटल मतलब p पाई बॉन्डिंग होती है जिसको पाई बॉन्ड बोलते हैं, इसकी कॉन्जुगेशन इस सिग्मा बॉन्ड के साथ थ्रू इसके जरिए हो रही है। कैसे? जब ये यहां शिफ्ट हो रहा है तो ये यहां हो रहा है। और अगला स्ट्रक्चर क्या बन रहा है बच्चे? ध्यान दो, अगला स्ट्रक्चर बन रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, यहां पे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ रहा है, और ये आपका बन रहा है H पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर हुआ? बाकी ये HSH लगा हुआ है। तो अब क्या हो गया कि ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया और ये इलेक्ट्रॉन्स कहां आ गए? यहां आ गए। दैट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। नो बॉन्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे बॉन्ड नहीं रहा इसके बीच में, और अगर वापस जाएगा तो ये फिर बॉन्ड बन जाएगा। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम? हाइपर कॉन्जुगेशन। इससे स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाता है? स्टेबल, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाती है अल्कीन ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। इतना समझ आया? चलो अब मैं इसको थोड़ा और डीप में लेके जाता हूं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाए आपको प्रॉपर। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया तो ये देखो, अब मैं अल्कीन बना रहा हूं दोबारा। फिर क्यों बना रहा हूं? क्योंकि आपको समझ आ जाए। ये अल्कीन है, ठीक है। अब अल्कीन के साथ मैंने एक कार्बन लगा दिया। मान लो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले के साथ वाले कार्बन को हमने अल्फा बोल दिया। वैसे बच्चे अल्फा जो होते हैं ना, अल्फा कार्बन ये होते हैं, कौन से होते हैं? दिस इज अल्फा कार्बन, जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ लगते हैं।
हमने डबल बॉन्ड के साथ, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के साथ है तो चलो मान लो इसको भी अल्फा मान लिया, जितनी सारी इसके साथ हाइड्रोजन लगी हुई हैं उसको हमने अल्फा हाइड्रोजन बोल दिया। कितनी लगी हुई है? 3 हाइड्रोजन लगी हुई है, मींस दिस इज अल्फा कार्बन। अब ये वाला जो कार्बन है जिसके साथ डबल बॉन्ड है, उसके साथ जितने भी कार्बन लगे हुए हैं उसके साथ जो हाइड्रोजन लगी होती हैं वो शो करती हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि ये वाला सिग्मा बॉन्ड यहां आता है और आगे स्ट्रक्चर बढ़ता है। इसका मतलब इस कार्बन के अराउंड जितने भी मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, उतने ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर, उतनी ज्यादा आपकी अल्कीन क्या होगी? स्टेबल। बहुत अच्छा फिनोमिना ये अल्कीन को स्टेबल करने के लिए, बिल्कुल। तो समझ आ गया होगा आपको। अब मैं आपको पिछला जो मेरा कॉन्सेप्ट था, जो मैं बार बार बोल रहा था प्लस आर में, कि CH3, ये देखो ये कैसे, अगर ये एसिड की हम एसिडिटी चेक कर रहे थे, ये मैंने कहा था कि जब पैरा पोजीशन पे लगता है तो एक तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, एक क्या शो करता है? प्लस H। अब ये प्लस H क्यों शो करता है? क्योंकि ये वाला जो डबल बॉन्ड है, बच्चे ये ध्यान से देखो, ये देखो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो भाई इस वाले सिग्मा बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है वाया इसके। जब ये ऐसे हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है इसमें, ये बन जाएगा, यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पे नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद अगला स्ट्रक्चर ये है, ये आपको पता लग गया हो गया। उसके अगला देखो फटाफट, ये देखो ये ऐसे हो जाएगा। जब ये ऐसे हो जाएगा तो अगला स्ट्रक्चर मैं कहां बनाऊंगा इसका? मान लो कि मैं इधर बना लेता हूं इसका स्ट्रक्चर। तो अगला स्ट्रक्चर बच्चे क्या बन गया? अब देखो आपको समझ आएगा इसका कॉन्सेप्ट, प्रॉपर समझ आएगा। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, और क्या हो गया भाई? ये देखो ये नेगेटिव साइन उस कार्बन के ऊपर आ गया जहां पे ये कार्बन लगा हुआ है। दैट मीन्स यहां पे तो इलेक्ट्रॉनिकली ये रिच हो गया कार्बन। अगर ये रिच हो गया तो ये आगे हो जाएगा शिफ्ट। तो इसमें मेरे को लगता है कि ये वाली ऑक्सीजन को ये जरूरत नहीं पड़ेगी इलेक्ट्रॉन लेने की। दैट मीन्स इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। एसिडिटी विल डिक्रीज ऑफ दिस मॉलिक्यूल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। मीन्स ये भी एक टाइप की रेजोनेंस है जिससे हाइपर कॉन्जुगेशन से इसकी एसिडिटी को क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। समझ आया बच्चे? इसलिए मैंने बोला था जब ये मिथाइल ग्रुप पैरा पे लगता है तो ये इस स्ट्रक्चर के साथ क्या शो करता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला जो ग्रुप है वो इस वाले ग्रुप के साथ रेजोनेंस में आता है। चलो अब आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा, अभी नहीं हुआ तो आगे और भी हो जाएगा। ये मैंने आपको अल्कीन के केस में बताया। पहले आपने सीखा, समझा कि हाइपर कॉन्जुगेशन होती क्या है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस केस में होती है? तो बच्चे हाइपर कॉन्जुगेशन अभी हम फिर पढ़ेंगे। अल्कीन के केस में होती है, कार्बोकटाइन के केस में होती है, और फ्री रेडिकल के केस में होती है। इन सब में हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। ये 3 जो इंटरमीडिएट हैं, ये 2 इंटरमीडिएट है, ये फंक्शनल ग्रुप है, अल्कीन है, हाइड्रोकार्बन है। तो इन तीनों के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन होती है और तीनों को स्टेबल करती है जब ये होती है। इसको बोलते हैं हम प्लस H इफेक्ट। कॉन्जुगेशन क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें भी कॉन्जुगेशन हो रही है। किसकी? इस केस में सिग्मा और पाई की होती है, इस केस में सिग्मा और पी ऑर्बिटल की होती है, इस केस में भी सिग्मा और पी। ओके, इसको भी हम सिग्मा और पी बोल सकते हैं, पर पाई बॉन्ड भी बना होता है तो पाई, पी से पाई बनता है तो सेम है। मीन सिग्मा और पी ऑर्बिटल की कॉन्जुगेशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे इनको। अभी मैंने आपको बताया था एसिडिटी के केस में। तो बच्चे एसिडिटी के केस में अगर हम बेंजोइक एसिड की एसिडिटी चेक करते हैं तो मिथाइल को अगर हम पैरा पोजीशन पे लगाते हैं तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन थ्रू करता है। मतलब थ्रो किसकी थ्रो करेगा? किसकी तरफ साइड करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड की साइड। बट अगर हम उसको मेटा पोजीशन पे लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तब वो रेजोनेंस में दोनों नहीं आते। तो इस केस में बच्चे हाइपर कॉन्जुगेशन का जो इफेक्ट है वो नहीं होता। ये मैंने लास्ट लेक्चर का मैं आपको बता रहा हूं, जो हम एसिडिटी पढ़ रहे थे। क्यों? सेम केस हो जाएगा। जब ये यहां आ जाएगा तो आप देख लो,
ये यहां आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। उसके बाद आप देखो ये क्या होता है, इस केस में यहां H पॉजिटिव आ गया, ठीक है, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव यहां आ गया। अब देखो आप इस केस में क्या होता है, ये नेगेटिव साइन ये यहां आता है, ये यहां आता है। दैट मीन्स इस केस में यहां पे नेगेटिव साइन नहीं आता। जब यहां पे नेगेटिव साइन नहीं आता तो इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं बनता, मतलब कि ये वाला ग्रुप इसके साथ रेजोनेंस में नहीं आता जब ये मेटा पे होते हैं। तो इस केस में ये बच्चे सिर्फ प्लस साइन शो करता है। तो जब ये पैरा पे लगेगा या ऑर्थो पे लगेगा तभी ये प्लस एच इफेक्ट शो करेगा। जैसे कि प्लस आर होता है, माइनस आर होता है। प्लस आर माइनस आर मीन्स पाई पाई बॉन्ड में कंजुगेशन, इसमें सिग्मा और पी और पाई में कॉन्जुगेशन, ठीक है ये भी रेजोनेंस, ये भी रेजोनेंस, पर थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं, ठीक है जी। चलो अच्छी, अभी आपको इतना समझ आ गया। अब हम शुरू करते हैं फटाफट इसकी एग्जाम्पल के साथ। अल्कीन के केस में देखेंगे। चलो पहले हम अल्कीन के केस में देखते हैं। तो बच्चे अल्कीन के केस में मैं कुछ एग्जाम्पल लेने वाला हूं, तो एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये अल्कीन है, ओके, और दूसरी अल्कीन मेरे पास ये है, ठीक है, और तीसरी अल्कीन मेरे पास ये है, ठीक है, और चौथी अल्कीन मेरे पास क्या है, अभी मैं अल्कीन को बढ़ा रहा हूं, ये वाली है, ठीक है, और पांचवी जो अल्कीन है, फिफ्थ अल्कीन कौन सी मैं ले रहा हूं, व्हाट इज द फिफ्थ अल्कीन, जिसमें दिस इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इन विच ऑल साइड मिथाइल ग्रुप विल ऑक्युपाइड, सब साइड क्या होंगे, मिथाइल ग्रुप होंगे। तो ये अल्कीन है। मान लो कि इसको मैं ए मानता हूं, इसको मैं बी मानता हूं, इसको मैं सी, इसको मैं डी, इसको मैं ई। तो मेरा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन होंगे इसमें। पहला क्वेश्चन होगा कौन सी अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, मतलब स्टेबिलिटी का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होगा मेरा आपसे, कौन सी अल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी। तो बच्चे दो क्वेश्चन, ये जेई मेन, जेई एडवांस मेन और नीट, कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आईआईटी जैम, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। विच अल्कीन इज मोर स्टेबल। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे कौन सा होगा। तो अगर मैं बोलूं आपको, अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाते हैं, इसमें स्टेबिलिटी देखते हैं, तो स्टेबिलिटी के बिहाफ पे देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी ई, उसके बाद डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। ये जो ऑर्डर है बच्चे, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है मेरा, ठीक है। अगर मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर लगाऊं तो उल्टा हो जाएगा, सबसे ज्यादा ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई। ये जो ऑर्डर है ये मेरा रिएक्टिव का ऑर्डर है, मतलब ए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और ई सबसे कम रिएक्टिव है। मींस हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज स्टेबल, ठीक है। अब वो स्टेबल क्यों है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन क्यों स्टेबल है, क्योंकि ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। अब बच्चे देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे सॉल्व होती है इस केस में। पहले आप इसका आंसर देख लो, मैंने आंसर आपको बता दिया, ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। आंसर चेक कर लो आप, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। चलो अगर मैं बच्चे आपको बोलूं कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उस केस में हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 3 बनेंगे, तो आप इसको एग्री करोगे इस बात, मेरी बात के साथ। क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो ये जो कार्बन है ये 2 पाई बॉन्ड है, मींस पी ऑर्बिटल, ये सिग्मा बॉन्ड है। इसके साथ ये जो कार्बन लगा है जिसको हम अल्फा कार्बन बोल रहे हैं, उसके साथ कितनी हाइड्रोजन लगी हुई है, 3। तो मींस 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें कितनी है, 6 बनेंगे। इसमें कितनी है, 3 6 9 बनेंगे। इसमें 3 6 9 3 12
12 बनेंगे। तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही अल्कीन स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि ये आप डबल बॉन्ड को इसके अंदर ले जाओगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये यहां घूमता रहेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहां घूमता रहेगा तो क्या होगा उसके बाद कि ये इसमें ही व्यस्त है, मतलब ये डबल बॉन्ड इस रेजोनेंस में ही व्यस्त कर दिया आपने। सिमिलर इस कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड को व्यस्त कर दिया, यहां पे भी व्यस्त कर दिया, ठीक है। तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। जब वो रिएक्ट नहीं करेगा तो वो स्टेबल होगा। जो चीज रिएक्ट नहीं करती वो स्टेबल होती है, जो चीज रिएक्ट करती है वो स्टेबल नहीं होती, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक करके दिखाता हूं। आप कोई भी कर लो, अब ये कर लो, इसमें आपका मान लो कि ये कर लेते हैं, तो करें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमने रट्टा तो मारना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं रट्टे के खिलाफ हूं, तो हम समझ के कर रहे हैं हर एक चीज को, ठीक है। रट्टा मारना है तो आप कहीं और चले जाओ। फिर अगर आप समझ रहे तो ये चैनल आपके लिए है, ठीक है। तो ये देखो, ये पहला बन गया, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, बताओ मुझे कौन सा बनेगा। अब ये हाइड्रोजन है तो ये पॉजिटिव लगा लो आप, ठीक है। ये मैंने ऐसे लगा दिया, ये आप ऐसे लगा दो। उसके बाद तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा बन जाएगा, क्योंकि इसके 3 बन रहे हैं, ये तो वही है नॉर्मल सीधा मॉलिक्यूल है। तीसरा कौन सा बन रहा है देखो आप, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहां डबल बॉन्ड, ये H लगा दी मैंने, ये H लगा दी, ये H आ गई यहां पे, ठीक है। उसके बाद ये देखो, अब ये देखो, अब बताओ कितने बन गए, 3 बन गए ना। मतलब इसका बना, इसका बना, इसका बना, ये वाली हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन, और उसके बाद ये वाली हाइड्रोजन। तो अगर इधर भी लगी और इधर भी लगा, इधर भी उतने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये इसमें ही व्यस्त हो गया डबल बॉन्ड, ये आ रहा है डबल बॉन्ड, तो ये चला गया, खत्म हो रहा है इसमें। तो ये मतलब रिएक्ट नहीं करेगा आगे, इस केस में कोई नहीं बनेगा, है कुछ भी नहीं है, तो ये रिएक्टिव है। दैट मीन्स जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जितने ज्यादा अल्फा कार्बन, जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगी उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। मीन्स अगर हम इसको ऐसे देखें कि अल्फा हाइड्रोजन यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। चलो अब कोई क्वेश्चन गलत होगा नहीं होगा। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम इसको ठीक कर देंगे, ठीक है बच्चे, नहीं रहा डाउट अब इसमें। चलो अब हो गया ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन। अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देता हूं हाइपर कंजुगेशन के केस में, मजा आ जाएगा आपको करके। मान लो बच्चे कि आपको मैंने ऐसी अल्कीन दे दी जिसमें सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप उस केस में क्या करोगे? फिर बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो तो उतने ही बनेंगे फिर, ठीक है, वो तो उतने ही बनेंगे। ये देखो इसमें भी 6 हैं अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन, and this structure is also containing 6 alpha hydrogen. So all structure containing 6 alpha hydrogen. So according to hyperconjugation, all structure will show same hyperconjugating structure. Then how the phenomena, that means what will be the phenomena that will decide which alkene is more stable? Because alpha hydrogen तो same है और स्ट्रक्चर भी सेम आ रहे हैं, तो फिर स्टेबिलिटी किस ऑर्डर पे होगी? कौन सी ज्यादा स्टेबल, कि तीनों एक साथ स्टेबल है? ये भी क्वेश्चन जनरेट हो गया। अब सोचो क्या करें। ये सिस एल्कीन है, सेम साइड, ये ट्रांस है। अभी हमने आइसोमर नहीं पढ़े हैं, बट आपने पढ़े होंगे +1 की केमिस्ट्री में, तो हम पढ़ेंगे। आपका एक लेक्चर आइसोमर पे भी होगा। अब हमने शुरू किया है तो प्रॉपर करेंगे सब कुछ, सारा कुछ। दिस इज ट्रांस एल्कीन, दिस इज सिस एल्कीन, और ये क्या है? जेमिनल। ओके,
तो बच्चे इसका आंसर मैं बताता हूं आपको, पहले आंसर देखो इसका। इसका आंसर बच्चे ये है, सबसे ज्यादा ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी। अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको ये बताऊं तो आपको थोड़ा झटका लगेगा, सर ये कैसे आ गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है, मतलब सबसे पहले ये आएगी, फिर ये, फिर ये। ओके, पहले हम इन दोनों में देखते हैं। ये ट्रांस वाली इससे ज्यादा स्टेबल है, क्यों? फिर हम उस पर देखेंगे, क्योंकि इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर सेम है, पर ये दोनों सेम साइड पे है, ये एंटी है। आई थिंक दे विल क्रिएट सम स्टेरिक कंजक्शन, यहां पे कुछ स्टेरिक कंजक्शन क्रिएट करेंगे ये। व्हाट इज स्टेरिक कंजक्शन? स्टेरिक कंजक्शन मींस स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या हो गया? कंजक्शन भी लिख सकते हो आप, कि ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रहेगा। ये इनका क्लाउड, इसका क्लाउड इसके पास आएगा, तो जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो दोनों एक दूसरे को दूर धकेल लेंगे, ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के ना दूर कर देंगे, ऐसे ऐसे, जिससे इसकी रिएक्टिविटी पे इंपैक्ट पड़ेगा ना। मतलब कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो ये अल्कीन स्टेबल कम होगी, रिएक्टिव ज्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों उसको क्या कर रहे हैं? अनस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ट्रांस थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अल्कीन, ड्यू टू स्टेरिक कंजक्शन ऑफ these methyl groups which are present on both side of same side of carbon। एक ही साइड में प्रेजेंट है ना, तो ये रीजन। आर यू गेटिंग? ओके, आपको समझ आ रहा है प्रॉपर? और इन दैट केस बोथ आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मींस बोथ आर प्रेजेंट ऑन फार अपार्ट, मींस एक दूसरे के सामने पड़े हुए हैं। सामने का मतलब क्या है कि इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। यहां पे क्या? बोथ आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, दोनों सेम साइड पे, विच विल क्रिएट अ स्टेरिक कंजक्शन। स्टेरिक कंजक्शन मींस स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब कि इसका क्लाउड इसके साथ करेगा तो ये थोड़ी सी अल्कीन अनस्टेबल हो जाएगी, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब सी इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बी, ड्यू टू दिस फिनोमेनन, ड्यू टू दिस रीजन, नॉट फिनोमेनन। ओके, अब इस पे आते हैं बच्चे। इस पे क्या हुआ? ये तो एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, इसका क्या केस है? इस केस में अगर मैं देखूं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। कोई भी ले लो आप इसमें से। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे ले ली ट्रांस, क्योंकि ट्रांस दूसरे नंबर पे है ना, तो उसके साथ ही कंपेयर कर लेते हैं। यहां पे क्या है? CH3, ये और ये। इसका जो आप बनाते हो बच्चे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये यहां आता है, ये यहां आता है। तो बच्चे इसमें जो बनता है, अब ध्यान देना क्या बना, बड़ा बढ़िया आंसर दे रहा हूं मैं, पकड़ लो इसको जल्दी जल्दी। हाइपर कॉन्जुगेशन आज के बाद आपका ये दूर हो जाएगा कॉन्सेप्ट इसका। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में से एक दो क्वेश्चन तो आएंगे भाई। यहां आ गया डबल बॉन्ड। अब इसका बनाते हैं, इसमें कोई भी खोल लो आप, ये वाला खोल लो, अल्फा कार्बन, ये अल्फा हो गया ना, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन ही है। तो इसको क्या करें, इसको बनाते हैं इसके साथ। तो ये देखो, इस केस में अगर मैं बनाता हूं तो क्या बनेगा? कार्बन, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव साइन, ये दो लगे हुए हैं, और ये डबल बॉन्ड, ये एज सच ये हो गया। ठीक है, अब बच्चे मेरे को एक चीज बताओ आप, इस और इसमें क्या डिफरेंस है? ये वाला जो बना है नेगेटिव साइन को आपको पता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव साइन को क्या बोलते हैं? कार्बेनाइन। ठीक है, ये भी एक इंटरमीडिएट है, कार्बेनाइन मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव साइन। अब ये वाला जो कार्बेनाइन है, इसको इस साइड पे दो हाइड्रोजन मिल रहे हैं। ये वाले कार्बेनाइन को एक साइड पे मिथाइल मिल रहा है, एक साइड पे ये हाइड्रोजन मिल रहा है। ये वाले मिथाइल का क्या होता है? ये वाला मिथाइल एक प्लस आई भी शो करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन तो शो करता ही है, प्लस आई शो करता है। इस केस में यहाँ पे ये प्लस आई शो कर रहा है, डोनेट कर रहा है। इधर ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ प्लस आई वाला, तो ये डोनेट कर रहा है। तो ये नेगेटिव साइन खत्म होगा कि वो होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा? तो मीन्स ये बढ़ेगा, ये नेगेटिव साइन को बढ़ा रहा है, इसमें कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं हो रहा है। जब ये नेगेटिव साइन को बढ़ा रहा है तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ा रहा है। यस, क्योंकि ये नेगेटिव साइन बढ़ेगा, ये वापस आएगा,
तो अल्कीन बन जाएगी। दैट मीन्स कि इस केस में नेगेटिव साइड की पावर बढ़ रही है ड्यू टू प्लस साइन इफेक्ट ऑफ दिस। तो इस केस में इसकी वजह से अगर इसकी पावर बढ़ रही है तो रिएक्टिविटी, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा, ये खत्म होने नहीं दे रहा है इसको। क्यों? क्योंकि ये डोनेट कर रहा है। इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। तो जब इस केस में नेगेटिव साइन की पावर बढ़ रही है तो ये रिएक्टिव होगा, ये स्पीशीज ज्यादा रिएक्टिव होगी। जब ये ज्यादा रिएक्टिव होगी तो ये कम स्टेबल होगी। इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब दिस मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बोथ मॉलिक्यूल। ये बच्चे इसका आंसर है। आई थिंक आपको समझ आ गया एंड आपको ये प्रॉपर पता लग गया होगा कि व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन सिस एंड ट्रांस अल्कीन। दिस इज जैमिनल अल्कीन। एक कार्बन के ऊपर ही दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, चलो ये हो गया बच्चे आपका अल्कीन का टॉपिक। अल्कीन के केस में हमने हाइपर कॉन्जुगेशन को देखा और उसकी स्टेबिलिटी को देखा। अब हम पहुंच गए अगले टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है कार्बोकेटाइन, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटाइन में भी होती है। कार्बोकेटाइन आपको पता है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब बनता कैसे है थोड़ा सा बता देता हूं। इसको बोलते हैं बच्चे हेट्रोलिटिक क्लीवेज, और ये बन गया आपका कार्बोकेटाइन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन। अब जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है तो कार्बन ये p ऑर्बिटल रह गया उसका खाली, ये भर गया खाली, इसके ऊपर का पॉजिटिव साइन। इसकी जो ये क्या है, ये है प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर कार्बन हो गया। प्लेनर है इसलिए तो कॉन्जुगेशन होगी इसमें, वो भी प्लेनर था क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बच्चे क्या होती है sp2, और इसकी शेप क्या होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अगर आपको बच्चे ऐसे समझ नहीं आया तो हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। बाकी मैं आपको प्रॉपर हाइब्रिडाइजेशन एक दिन लेक्चर लगा देंगे बड़ा आपके लिए, तो आपको समझा देंगे तगड़ा। इसके बाद कुछ भी मॉलिक्यूल की आप सॉल्व कर दोगे, हाइब्रिड कोई भी आ जाए कुछ भी। ये देखो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, सिग्मा 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 3 बनाएगा। ये खाली हो गया क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये क्या है दिस इज s, ये क्या है p क्या 2, तो ये बन गया sp2। और sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है बच्चे ट्राइगोनल प्लेनर, और शेप क्योंकि तीनों के तीनों कंप्लीट है तो शेप भी उसमें कन्वर्ट होगी, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये प्लेनर है, कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है, बिल्कुल प्लेनर होता है। अब इसके साथ आप एक ग्रुप और लगा दो। अब आप देखना बच्चे मैं क्या करने वाला हूं, ये थोड़ा नोट कर लिया हो आप, ठीक है। ये होगी sp2 कैसे होती है, तो इसकी अगर sp2 होती है बच्चे, ये देखो आप, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड इस बॉन्ड के वाया इस p ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में है, क्योंकि दिस p ऑर्बिटल इज प्लेनर। क्या ये प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर, तो इसकी प्लेनरिटी की वजह से ये वाले सिग्मा बॉन्ड के साथ ये कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं इसको ऑर्बिटल की फॉर्म में बताऊं आपको तो ये ऐसे है। ठीक है, तो इसको भी हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसे होगी, ये देखो आप ध्यान से देखो, CH3 ये डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा यहां पे, मतलब ये वाला सिग्मा बॉन्ड जब यहां आ जाएगा यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब कार्बोकेटाइन कहां चला गया, कहां चला गया, यहां चला गया। कितने बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, 1 2 3, मतलब जितने कार्बोकेटाइन के साथ जितने कार्बन लगे होंगे, जिसको हम अल्फा कार्बन मान लेते हैं, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन लगी होंगी अल्फा हाइड्रोजन, उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें भी 3 बनेंगे, इससे ये स्टेबल हो गया। क्यों स्टेबल हो गया, रीजन बता दो आप। रीजन ये है क्योंकि सर आपने क्या किया, ये वाले पॉजिटिव चार्ज को इसमें घुमा दिया, ये बेचारा इधर ही बिजी हो गया, तो ये आगे रिएक्ट नहीं करेगा। जब ये रिएक्ट नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। दैट मीन्स कार्बोकेटाइन इज स्टेबल ड्यू टू हाइपोकॉन्जुगेशन। चलो
अब मैं आपको इसके क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। मजा आ रहा है ना, मजा आना चाहिए, ठीक है। मजा नहीं आएगा तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई में मजा आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता लगना चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तो पहले हम ना बच्चे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में कर लेते हैं, ठीक है। इससे आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। ये कौन सा कार्बन है, इसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री। चलो, उसके बाद ये वाला कौन सा कार्बन है, कोई बच्चा बताएगा मुझे, एनीबॉडी, फटाफट। ये है 2 डिग्री। इस कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 डिग्री। और दिस कार्बन इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन। दिस इज 1 डिग्री। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो बच्चे इसमें कोई डाउट? ओके। अब आप इसमें 2 फैक्टर लगा सकते हो। एक तो वही आपका प्लस आई इफेक्ट, जिसकी वजह से ये कार्बोकेटाइन में ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म करता है, ठीक है, ये स्टेबल हो रहा है। इसकी वजह से भी 3 डिग्री कार्बन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। यही होता है ना, सबने रट्टा मार रखा है, बिल्कुल। एक तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। अब एक और चीज अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ड्यू टू प्लस एच इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट की वजह से भी ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। यस, प्लस आई तो होता ही होता है ड्यू टू प्लस एच इफेक्ट, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। दैट मीन्स कितने हो गए, 2 3 6 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। दैट मीन्स 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ठीक है। हो गया क्लियर कॉन्सेप्ट। चलो अब मैं बना के दिखाता हूं, ऐसे थोड़ी है, रट्टा थोड़ी मारेंगे हम, एक में करके देख लेते हैं। तो बच्चे, अभी मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन बताया कि कार्बोकेटाइन के केस में कैसे होती है, कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन भी बताई है। जिन बच्चों को समझ नहीं आई कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, हम करेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चरों में। आपको केमिकल बॉन्डिंग वाला पूरा चैप्टर खोल के रख देंगे, जिसका मर्जी स्ट्रक्चर आ जाए पेपर में आप बना दोगे। ये देखो, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है वो इसके साथ, क्योंकि ये पी ऑर्बिटल क्या है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है ये, क्योंकि कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं इसमें बना रहा हूं आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हो गया H पॉजिटिव, ठीक है, CH3 और बन गया ये, ठीक है। अब क्या है, आगे देखो बच्चे, और बनेंगे इसमें, बिल्कुल। अब इसके भी बन जाएंगे, इसके भी बन जाएंगे, इसके भी बन जाएंगे, 3 इसके भी बन जाएंगे, तो ऐसे ही ये 12 बन जाएंगे। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ही ये कार्बोकेटाइन मतलब केटाइन जो है इसमें घूमता रहेगा। 3 इसमें तो ये बेचारा इसके ऊपर रहेगा नहीं, जब रहेगा नहीं तो रिएक्ट कैसे करेगा। दैट मीन्स 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। आई थिंक अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे। चलो अब आपको क्वेश्चन दे, कोई क्वेश्चन सॉल्व करें फिर। चलो तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, एक मजा आएगा। मान लो कि आपको ये आ जाए पेपर में, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, जेई मेन, एडवांस में, नीट के पेपर में, बीएससी के एंट्रेंस में आते हैं। कोई और बच्चा, अब पंजाब में मास्टर कैडर भी होता है, बाकियों में भी होता है, ठीक है ना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें भी बड़े क्वेश्चन आते हैं, ऐसे मैंने देखे हैं एग्जाम में। तो भाई ये तो आपको हेल्प मिलने वाली है। अब अगले साल नीट का पेपर देने वाले हो, कोई बोर्ड के एग्जाम देने वाले हो, तो भाई उसमें भी आएंगे। चलो ये कुछ नहीं बच्चे, ये मैंने जस्ट ऐसे लिखा है आपको। ओके, तो बताओगे आप मेरे को कौन सा ज्यादा स्टेबल है और क्यों। इसको मान लो आप ए, इसको मान लो बी, उसको मान लो सी, 3 है हमारे पास। किसके बेस पे सॉल्व करोगे आप, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे। प्लस आई इफेक्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, प्लस आई इफेक्ट जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट लगता है, उसमें प्लस आई इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो धीमा पड़ता है, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट में कंप्लीट ट्रांसफर होता है रेजोनेंस का। प्लस आई में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की डोनेशन होती है, ओके। एक साइड पे जब विड्रॉ होता है, जब डोनेट किए जाते हैं, ट्रांसफर नहीं होता। इसका मतलब जिसमें ये लगता है तो सबसे पहले इनको देखते हैं। तो बच्चे ये क्या है, कार्बन, इसके साथ ये क्या लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहां लगा है। इसमें भी देखते हैं, इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसमें देखें 1 हाइड्रोजन, ये
और ये। ठीक है, अब बड़ा मजेदार क्वेश्चन बन गया ये तो वही। ठीक है, क्यों बन गया मजेदार, इसको ऐसे कर लो बच्चे आप, यस। ठीक है, अब देखते हैं हम, अब इसमें क्या है, इस केस में अब ध्यान से देखो, इस केस में पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। इसमें 1 2 3 4 है अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इस केस में 1 2 3 बनेंगे। इस केस में कितने बनेंगे, 1 2 3। अब इन दोनों में 3 ही बनेंगे। अब मैंने आपको दूसरा केस बताना भूल, इसमें बताना है, ठीक है, कि अगला आपने ये देखना है कि वो कहां पे है। ठीक है, तो इस केस में बच्चे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। इस केस में तो हम मान सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, क्योंकि इसमें 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ठीक है, तो जब 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो एज कंपेयर टू इनसे ये ज्यादा स्टेबल है, तो ए ज्यादा स्टेबल है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। ए को सबसे आगे लगा लो, बात रहेगी इन दोनों के बीच में। अब इस केस में देखो, इस केस में ये वाला और ये वाले में कोई डिफरेंस है, क्योंकि ये इसी कार्बन के साथ अटैच है। भाई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, देखो ये देखो, तो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फंसाने के लिए बहुत कुछ बोल देते हैं। ये वाले कार्बन और ये वाला कार्बन इसी कार्बन के साथ अटैच है, आगे ये कार्बन इसके साथ अटैच है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। दैट मीन्स बी और सी इक्वल स्टेबल होंगे। भाई ऐसा भी आ जाता है, देखो कैसे, इसमें हाइड्रोजन है 2, ठीक है, अब मैंने क्या बनाया, इसमें 1 हाइड्रोजन है, इसमें 2 है, 3 हाइड्रोजन है। चलो इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, चलो ठीक है। इस केस में 1 इसमें है, 2 इसमें है, इसके भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। उसके बाद आप ये देखो कि बच्चे ये इक्वल क्यों आ रहा है। भैया ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ये देखो इस वाले कार्बन में और इस वाले कार्बन में आप मुझे थोड़ा डिफरेंस बता दो कि डिफरेंस क्या है। अगर ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ अटैच है, तो ये वाला कार्बन भी इस कार्बन के साथ अटैच है, बिल्कुल अटैच है। ये वाला कार्बन इसके साथ अटैच है, तो ये इसके साथ अटैच है, ये आगे इसके साथ अटैच है। ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स ये वाले कार्बन के साथ ये वाले कार्बन इक्वल है। तो इसका मतलब कि अगर इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन है, यहां पे भी 1 है, और इस केस में एक यहां 2 है, तो दोनों सेम ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर शो करेंगे। दैट मीन्स ये बोथ आर इक्वल स्टेबल, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल। बच्चे ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट अपनी कॉपी पे। ओके, अंडरस्टैंड हुआ। एक बार फिर मैं इसको लिख देता हूं, अगर कोई बच्चे ने प्रॉपर समझ नहीं आया तो बच्चे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर। ये है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ठीक है। चलो आप ऐसे को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आता हूं थर्ड पॉइंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चे, फ्री रेडिकल। चलो फ्री रेडिकल पे आते हैं, फ्री रेडिकल भी देख लेते हैं, इसके भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि समझने के लिए तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ आ जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारे सारे इफेक्ट हो गए हैं कंप्लीट। अब मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें और क्वेश्चन लेके आऊंगा सभी इफेक्ट्स के, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन वाला भी होगा, रेजोनेंस वाला भी होगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी होगा, एवरीथिंग इज देयर। चलो, और एरोमेटिसिटी पे आ रहा है अगला लेक्चर, वो भी आप देखोगे, बहुत जल्द आ रहा है वो भी। चलो, फ्री रेडिकल क्या होता है बच्चे? फ्री रेडिकल होमोलिटिक फिशन से बनते हैं। होमोलिटिक फिशन होती है कि आधा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, आधा इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर, ठीक है, आधा इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर। लाइट की प्रेजेंस में होती है, लाइट का सिंबल है, ठीक है, तो आधा इलेक्ट्रॉन ये, आधा इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है। चलो, अब कार्बोकेटाइन के ऊपर, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, मींस एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, ठीक है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज है। अगर उसको घुमाते रहे, खत्म करते रहे, तो वो स्टेबल होता है, जहां उसको डोनेट करके खत्म करते हैं। फ्री रेडिकल क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट के इलेक्ट्रॉनिकली रिच। सोचो, दिमाग लगाओ, तब तक मैं इसको ड्रॉ करके दोबारा लिखता हूं। तो बच्चे फ्री रेडिकल
अगर मैं आपको बोलूं इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, तो आप इस बात को मानोगे? मानोगे इस बात को? फ्री रेडिकल, क्योंकि बच्चे इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है और इसके अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 4, 6 और 7। और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली इसके अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जब ये 8 नहीं होते तो दैट इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और वैसे भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अभी इसने 3 बनाए हुए हैं तो 1 बॉन्ड और बना सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। दैट मींस दिस स्पीशीज इज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट। क्योंकि देख लो आप, अगर आपको लग रहा है, ये देखो आगे तक अभी तक आपने अगर फ्री रेडिकल नहीं पढ़ा तो अब आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो बच्चे अगर मैं कार्बन के ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करूं तो 2s होता है, 2p होता है, ये हो गया, यही हो गया। अब देखो यहां पे आ गया सिग्मा, सिग्मा हाइड्रोजन लगा दिया सिग्मा, यहां पे क्या आ गया हाइड्रोजन, ये बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बॉन्डिंग में, नहीं कर रहा है एसएच है, तो ये आपकी क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, sp2। sp2 मींस ज्योमेट्री क्या होती है sp2 की? बच्चे जल्दी जल्दी बताओ मेरे को, केमिकल बॉन्डिंग जिन्होंने पढ़ा है ध्यान से, ट्राइगोनल प्लेनर। अब 3 बॉन्ड कंप्लीट हैं तो इसकी शेप भी क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसकी शेप क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो वही मैंने बनाया, ये देखो, मतलब ये भी प्लेनर है मॉलिक्यूल, बिल्कुल। एक पी खाली है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, दिस इज फ्री रेडिकल। ओके, समझ आ रहा है आपको? ये क्या है? px py pz, एक तो pz पड़ा है इसका, और ये क्या है? ऐसे तो ऐसे बनाते हैं pz को, ठीक है, pz को ऐसे दूसरी डबल शेप में बनाते हैं। ये क्या है? 2s। ओके, चलो अब इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगी? तो वैसे ही होगी जैसी कार्बोकेटाइन की केस में होती है। क्यों भाई? अब इसमें और उसमें कोई डिफरेंस तो है ही नहीं, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर आप इसके साथ ये लगा दोगे तो ये भी प्लेनर है, ये भी पी प्लेनर है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ठीक है। अब ये वाले सिग्मा की इसके साथ कॉन्जुगेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ये क्या है? सिग्मा, ये क्या है? पी, क्योंकि ये प्लेनर है तो इसकी भी हो सकती है वाया एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड। कौन सा? ये वाला, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो सिग्मा पी कॉन्जुगेशन, जैसे कि आपने कार्बोकेटाइन के केस में देखी। कई बच्चों को इसमें समझ नहीं आता ऑर्बिटल्स में, तो भाई हम आपके लिए बैठे ना यहाँ पे, देखो हम आपका शक दूर करेंगे। एक मिनट यहां पे बनाते हैं। हाँ, एक तो ये लग गया ना इस पे सिंपल, तो एक आपका ये दूर कर देते हैं शक, ये लो, ठीक है। क्लियर हो गया? ये देखो पड़ गया, क्लियर हुआ? एनी प्रॉब्लम इसमें? नहीं हुई प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने ये लगा दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा बच्चे, यहां पे ये नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि एक तो खाली हो गया ना ये तो इसके साथ लगा दिया। ये थोड़ा ऑर्बिटल का ऐसे बना हुआ आप, कि आपको समझ आ जाए। ये देखो, एक हाइड्रोजन ज्यादा लगा दी हमने, एक कम आएगी, यहाँ पे एक कम आएगी, यस, क्योंकि एक तो यही हो गया ना, ठीक है, 6 होते हैं। तो ये हो गया बच्चे, ये यहां पे हो गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यहां पे क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड। यहां पे क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन, 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 ओके। अब ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला पी, इसके साथ है कॉन्जुगेशन। इसको क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन अभी बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहां देखो, अगर किसी बच्चे को इसमें समझ नहीं आ रहा तो इसमें समझ आएगा। ये देखो, ध्यान से देखना बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान से। ये देखो, ये बच्चे मैंने यहां लगा दिया, आधा एरो लग के,
ये मैंने यहां लगा दिया, ये मैंने यहां लगा दिया। सर ये क्या कर दिया आपने, इसमें तो कुछ सर समझ ही नहीं आया। कोई बात नहीं बच्चे, हम डिलीट करके सब कुछ फिर समझा देंगे, आप एक बार इसको देखो। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला सिग्मा बॉन्ड जो है वो इसके सिग्मा वाया इस वाला जो प्लेन, ये जो प्लेन पी ऑर्बिटल है इसके साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है। जैसे कि मैंने उसमें दिखाया था आपको कार्बोकेटाइन के केस में, ये यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप, जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप लगेंगे उतना ही ये करता है, बस बिल्कुल सेम है। बस फ्री रेडिकल में क्या डिफरेंस है, फ्री रेडिकल में ये 3 ऐसे बना दिए मैंने आपको प्लेनर, तो ये जो पी ऑर्बिटल बच गया इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। उस केस में क्या होता है, उस केस में यहाँ पे पॉजिटिव होता है, बस दैट्स इट। तो है तो ये भी sp2 ट्राइगोनल प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, वही मैंने यहां लगाया, कोई डिफरेंस नहीं है। चलो तो मीन्स क्या हो गया, अगला अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओ यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। अरे नहीं यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बनेगा भाई, ये तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ अच्छा आ जाएगा, ये ऐसे लगा हुआ, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर? मीन्स पहले यहां फिर यहां फिर यहां, तो मीन्स ये फ्री रेडिकल भी ऐसे घूमता रहेगा। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा आपका फ्री रेडिकल स्टेबल। ओके, नहीं समझ आया, मुझे लगता है बच्चों के ऊपर से निकल गया, पता नहीं क्यों। मेरे को बड़ा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा क्योंकि फ्री रेडिकल में बच्चे फंस जाते हैं। अब मैं आपको बड़ा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ फ्री रेडिकल के केस में, क्योंकि हमारा आज का लास्ट का टॉपिक यही है। तो बच्चे ध्यान देना यहाँ पे। तो ये फ्री रेडिकल है, इसके साथ मतलब जो कार्बन लगा होगा उसको अल्फा कार्बन, उसके साथ जितनी भी हाइड्रोजन लगी होंगी उसको अल्फा हाइड्रोजन। तो बच्चे देखो क्या होते हैं हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर फ्री रेडिकल के केस में, कि ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये वाला जो प्लेनर पी ऑर्बिटल है उसके साथ कॉन्जुगेशन में है। तो बच्चे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे बनाओगे, इसको आप ऐसे बनाओगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें बॉन्ड बन गया, इसको आप इसके ऊपर लिख दो। ठीक है, तो ये बन गया आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहां पे आ गया ये ठीक है, और ये बन गया आपका पहला हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। यहां तक किसी को डाउट? अगला जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें इसका बना दो आप, इसको आप वैसे लगा दो, ये लो, अब इसको ऐसे कर दो। ठीक है, उसके बाद आपको तीसरा बना दो, ये लो, ये मैंने ऐसे ही लगा दिया, ये लो, ये चक। ओके, सो ड्यू टू हाइपोकॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल शो स्टेबिलिटी। फ्री रेडिकल क्या करेंगे? स्टेबिलिटी शो करेंगे। क्यों शो करेंगे? क्योंकि द रिएक्टिविटी ऑफ फ्री रेडिकल will decrease, the reactivity of free radical decrease and stability will increase, stability will enhance, and it is busy in hyperconjugating structure में ये busy रहेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो जितने ज्यादा हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतना फ्री रेडिकल स्टेबल। अब देखो कैसे बनाए हैं, ध्यान देख लो ध्यान से फटाफट। चलो ले लिया ध्यान, चलो ध्यान ले लिया, यहाँ पे नहीं लिया तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, और क्वेश्चन समझाने वाले होते हैं जिसमें कोई बच्चा रह जाए उसको समझ आ ही जाती है। ये देखो, ये 3 डिग्री के वाला फ्री रेडिकल बना दिया जैसे हमने कार्बोकेटाइन में किया था। अब इसमें बता दो बच्चे आप मेरे को एक बार, इसमें ये 2 डिग्री हो गया और ये 1 डिग्री हो गया। अब आप फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज, क्योंकि कार्बन के अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, एंड अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इफ द एटम कंटेन अराउंड 7, 6, 4 more I think less than 8 electrons, then
these atoms is electronically deficient. So atom want more electron to complete their octet, and this is called octet rule. Okay, and similar case will follow carbocation and free radical case, because when we see in free radical 7 electrons around the central carbon, so carbon need 1 electron to complete its octet, और उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जब उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो आगे रिएक्ट करेगा. दैट इज व्हाई दिस इज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज. अब ये रिएक्टिव है, पर इसको खत्म कैसे करना है? एक तो प्लस इफेक्ट से खत्म हो जाएगा, क्योंकि डोनेट किए जा रहा हो इलेक्ट्रॉन्स, पर देता नहीं, प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं हो रहा, इसका मतलब प्रॉपर खत्म नहीं होता. और एक हम इसको इसकी जगह से हटा के कहीं व्यस्त कर दें, मींस बिजी कर दें, मींस फ्री रेडिकल इज बिजी इन अदर केसेस, सो फिर इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, और जब इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो ये स्टेबल हो जाएगा. ठीक है, नहीं तो ये रिएक्ट करके अपने आप को स्टेबल करेगा. तो मैंने जब इस पे 3 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, तो उसके बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये तीनों के साथ 3 6 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3. जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, और ज्यादा स्टेबल होगा किसकी वजह से? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से. यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन. ओके, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? अच्छा, समझ आ रहा है आपको? ओके, सो जिन एटम्स का द स्पीशीज which contain less than 8 electrons, these species are electronically deficient, like carbenes, carbocations and free radicals. ये तीनों species electronically deficient होती है. नाइट्रीन also, नाइट्रीन भी होती है, पढ़ेंगे हम. 4, they all are electronically deficient species, and जब ये deficient होती है, जब इनमें ऐसा कुछ हो कि जहां तो इसको बिजी किया जाए बाय रेजोनेंस, जहां डोनेट करके इलेक्ट्रॉन्स, तो वो चीज स्टेबल होती है, और जब ये डेफिशिएंट होती है रिएक्ट भी करती है. ओके, चलो अब हमने इसको खत्म कर दिया स्पीशीज को बाय हाइपर कॉन्जुगेशन. तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये जो फ्री रेडिकल है वो स्टेबल है. ठीक है बच्चे, यहां तक किसी बच्चे का डाउट हो? नहीं है डाउट? चलो, तो आज हमने पढ़ा बच्चे हाइपर कॉन्जुगेशन इन द केस ऑफ कार्बोकेटाइन, अल्कीन एंड फ्री रेडिकल. ठीक है, इन 3 केसेस में आज हमने सीखा हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन. मैं ऐसा क्वेश्चन इस केस में भी लगा सकता हूं, पर थोड़ा चेंज कर देते हैं क्योंकि उसमें फिर रिएक्टिविटी सेम आ रही थी. अब इन दोनों में देखो आप, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है. Which is more stable. हालांकि आपको ये सेकेंडरी या टर्शियरी ज्यादा होगा. ये भी एक केस है, और इसमें आप देखो these हाइड्रोजन आर, कितने हाइड्रोजन है इसके पास? 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है. इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4, इसके पास 4 हाइड्रोजन है. सो ऑटोमेटिकली इसके पास 4 हाइड्रोजन है और इसके पास 6 हाइड्रोजन है. ऑटोमेटिकली दिस इज मोर स्टेबल. ओके, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही दिस फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल. आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बिल्कुल. आप कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इसको सॉल्व करने में. नो, अब क्या प्रॉब्लम है? अब निकल जाएगा आपका कॉन्सेप्ट. ठीक है, चलो. तो आज बच्चे हमने सीखा हाइपर कॉन्जुगेशन इन द केस ऑफ कार्बीन्स, फ्री रेडिकल्स एंड कार्बोकेटाइन. So this is my last lecture for effects. ये effects के लिए मेरा last lecture था. हमने सारे effects खत्म किए. ठीक है, अब next lecture में हम क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने आपको दिए थे, और सभी इफेक्ट्स के मिलाकर क्वेश्चन करेंगे. इफेक्ट कौन कौन से किए हमने? पहला इफेक्ट हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट, एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा हमने, एंड थर्ड हमने क्या पढ़ा था बच्चे? रेजोनेंस इफेक्ट. वेरी गुड. और लास्ट हमने पढ़ा हाइपर कॉन्जुगेशन. तो ये चारों इफेक्ट हमने खत्म कर लिए हैं. ठीक है, चारों के थोड़े थोड़े हमने क्वेश्चन भी कर लिए. अब हम इनको सबको मिक्स करेंगे आगे.
एक वीडियो बनेगी जिसमें सारे क्वेश्चन आएंगे, वो वीडियो भी आप ध्यान से जुड़ना, मेरे साथ सुनना, ठीक है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के भी आएंगे, रेजोनेंस के मैंने ऑलरेडी आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, इलेक्ट्रोमेरिक फैक्टोरियल, और इसके साथ अब अगला जो मैं आपको बता दूं इसी लेक्चर में एरोमेटिसिटी आ रहा है। नेक्स्ट लेक्चर एरोमेटिसिटी के साथ शुरू हो रहा है अल्केन, तो ध्यान देना। और अल्केन और एरोमेटिसिटी साथ में चलेंगे, फिर अल्कीन, फिर अल्काइन, ये +1 की केमिस्ट्री है। और एक वीडियो बनेगी आपकी नोमेनक्लेचर की, ये आपका सिलेबस है +1 का, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ऑर्गेनिक को स्टार्ट किया है, तो कॉन्सेप्ट आपका इनमें कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो आपका क्लियर ना हो, तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आप एक बार इसकी वीडियो दोबारा बना दो। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।